हाय माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वैदिक कल्चर एक इजी लैंग्वेज में और इजी अंडरस्टैंडिंग में। हमें पता है कि 15,000 बीसी के टाइम पीरियड में जो हड़प्पन कल्चर था वो डिक्लाइन हो गया था। क्या कारण था उसके डिक्लाइन होने का? उसके डिक्लाइन होने का कारण था कि धीरे धीरे उस टाइम पीरियड के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था और जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा था। इन कॉन्सिक्वेंसेस के कारण वो पूरा कल्चर ही डिक्लाइन हो रहा था 15,000 बीसी के। कुछ स्कॉलर्स बताते हैं, कुछ एविडेंस और स्कॉलर्स ये बताते हैं कि हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन होने का कारण नेचुरल क्लाइमेटीज थी। तो माना जाता है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान जो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले जो स्पीकर्स पीपल थे, जो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। वो इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से एंटर करते हैं। इंडो एरारियन रीजन से वो आकर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर एंटर करते हैं और उन्हें संस्कृत लैंग्वेज आती थी। Initially they would come in a small number through the passes in a northwest mountain। हमें पता है कि इंडिया के जम्मू कश्मीर और जो ऊपर नॉर्थर्न रीजन है वो बहुत ज़्यादा हिमालय से ढका हुआ है। इसलिए जितने भी माउंटेन्स थे, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन थे, उनके बीच में जो पासेस थे, उन पासेस को क्रॉस करके ये इंडो आर्यंस पीपल इंडिया में एंटर करते हैं। इनका जो इनिशियल सेटलमेंट होता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वैली के पास, तो सबसे पहले ये पंजाब के प्लेन एरिया में सेटल होते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सेटल होते हैं। बाद में ये धीरे धीरे इंडिया के इंडो गैंगटिक प्लेन तक चले जाते हैं क्रॉस करके। एज दे वर मेनली ए कैटल कीपिंग पीपल, मेनली ये कैटल गाय वगैरह चराते थे, ये वो उस टाइप के लोग थे, नोमेडिक पीपल्स हम कह सकते हैं। तो इसीलिए वो पेस्चर्स को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। माना जाता है कि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया को ही, पूरा होल नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। एंड दे रेफर टू एज ए आर्यवर्ता, और उन पीपल्स को कहा जाता है आर्यवर्ता। दिस पीरियड बिटवीन 15,000 बीसी से 16,000, this period between 15,000 BC and 600 BC may be divided into early Vedic period और ऋग वैदिक पीरियड। माना जाता है कि ऋग वैदिक पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, सेकेंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1500 BC से लेके 600 BC के टाइम के बीच में। और जो लेटर वैदिक है उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1000 BC से 600 BC के बीच में। अब हम देखते हैं कि ये जो आर्यन पीपल्स थे इनका ओरिजिन होम कौन सा था। मतलब ये कौन, अलग अलग जो स्कॉलर्स थे वो अपने अपने व्यूज़ और अपने एविडेंस से अपनी थ्योरीज़ को या हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं कि ये आर्यन पीपल्स कहाँ से आए थे इंडिया के अंदर एंटर करके। The original home of the Aryans is a debatable question and there are the several views। कहा जाता है कि जो ओरिजिनल होम था आर्यन पीपल्स का, ये स्कॉलर्स के बीच में एक डिबेटेबल क्वेश्चन था और इसके ऊपर उन्होंने अपने सेवरल व्यूज़ दिए। डिफरेंट स्कॉलर्स आइडेंटिफाई करते थे डिफरेंट रीजन्स को, उनका ओरिजिन होम बताते थे। डिफरेंट जो स्कॉलर्स थे वो आइडेंटिफाई करते थे डिफरेंट रीज़न बताते थे उनके घरों का। दे इंक्लूड आर्टिक रीजन जर्मनी, वो क्या उसमें वो इंक्लूड करते थे या तो आर्टिक रीजन से ये लोग इंडिया में आए या जर्मनी में इनका ओरिजिन होम था, सेंट्रल एशिया, साउथर्न रशिया। बाल गंगाधर तिलक हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो आर्यंस थे ना वो आर्टिक रीजन से इंडिया में आते हैं। उनकी जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बाल गंगाधर तिलक आर्ग्यू करते हैं कि जो आर्यन पीपल्स हैं ना वो आर्टिक रीजन से इंडिया में आते हैं। उनका जो ओरिजिन प्लेस था या ओरिजिन जो उनका होम प्लेस था वो आर्टिक रीजन था। इसीलिए द थ्योरी ऑफ द साउथर्न रशियन अपीयर टू बी अ मोर प्रोबेबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड बाय द हिस्टोरियन। इसलिए जो थ्योरी दी गई थी साउथर्न रशियन थ्योरी थी, उस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि जो आर्यन पीपल होते हैं वो आर्टिक रीजन से आते हैं। इसलिए इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था
और सही माना गया था। इसी दौरान द आर्यन मूव टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया एंड यूरोप। तो यहीं से ही कहते हैं कि आर्टिक रीजन से ही जो आर्यन पीपल हैं वो एशिया और यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में मूव करते हैं। फिर वो इंडिया के अंदर 15,000 BC के टाइम पीरियड में आ जाते हैं, जिन्हें हम इंडो आर्यन पीपल्स के नाम से जानते हैं। और उन्हें हम इंडो आर्यन लैंग्वेज भी कहते हैं, उनको संस्कृत, जो संस्कृत लैंग्वेज को अच्छे से जानते थे। अब हम पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर कितने तरीके की है। द वर्ड वेदा, जो वर्ड वेदा है वो उसका रूट वर्ड जो जिस वर्ड से वो ड्राइव हुआ है उसका मतलब है विद। विद का मतलब होता है टू नो, जानना। इन अदर वर्ड्स में हम बोलें, द टर्म वेदा सिग्निफाई द सुपीरियर्स नॉलेज। मतलब वेदा का मतलब होता है जिसके पास सुपीरियर्स नॉलेज होती है, एक अच्छी नॉलेज, एक सुपीरियर नॉलेज होती है, उसको हम वेदा बोलते हैं। इसलिए जो वेदा वर्ड है वो विद से ड्राइव होता है, जिसका लिटरली मतलब होता है टू नो, जानना, जिसके पास नॉलेज हो, जानना। द वैदिक लिटरेचर कंसिस्टिंग द 4 वेदास। तो माना जाता है कि जो वैदिक लिटरेचर है उसके 4 वेदास पार्ट हैं, जिसका पहला नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामावेद, अथर्ववेद। तो मैं आपको याद करवाऊँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामावेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद है वो सबसे अर्लीस्ट 4 वेदा में से सबसे जो अर्लीस्ट वेद है उसको कहा जाता है ऋग्वेद। माना जाता है कि 1028 उसके अंदर हिम्स पाई जाती हैं। हम बोल सकते हैं कि हिम्स वो होती हैं जो हम कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए, कोई भी मंत्र या फिर कुछ भी गाते हैं ना भगवान के प्रेस के लिए, तो 128 हिम्स पाई जाती हैं। हिम्स वो होती हैं जिसमें गॉड की प्रेज, मतलब हिम्स संग इन द गॉड प्रेज। कहा जाता है कि हिम्स में वेरियस गॉड की प्रेज के बारे में गाया जाता है, उसको हम हिम्स कहते हैं। तो माना जाता है कि ऋग्वेदिक के अंदर 128 हिम्स पाए जाते थे। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर जो वेद है उसमें वेरियस डिटेल पाई जाती थी रूल्स की। मतलब कि जब लोग सेक्रीफाइस का टाइम होता था, जब लोग सेक्रीफाइस करते थे और उसको ऑब्जर्व करते थे, तो उस सेक्रीफाइस के अंदर जो रूल्स बोले जाते थे, जो भी वेरियस डिटेल्स थी उस सेक्रीफाइस करने के रूल्स के बारे में, वो सारी चीज़ें हमें यजुर्वेद में मिलती हैं। उसके बाद आता है सामावेद, जो इज सेट टू टर्न फॉर द पर्पज ऑफ ए चैंटिंग ड्यूरिंग ए सेक्रीफाइस। कहा जाता था कि सामावेद में वो सारी चीज़ें लिखी गई थी जिसमें सेक्रीफाइस के टाइम पीरियड में जब लोग सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ब्राह्मण्स, तब जो चैंटिंग करते हैं, तो जितनी भी तरीके के चंट्स लिखे गए थे वो सामावेद में लिखे जाते हैं। इसलिए इस बुक को चंट्स के नाम से भी जाना जाता है और ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक से भी ट्रीट किया जाता है इसको। इसीलिए इस बुक को चंट्स के नाम से भी जाना जाता है और इंडियन म्यूजिक से भी ट्रीट किया जाता है। द अथर्ववेदा कंटेन डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स। और जो लास्ट जो वेदा है, 4 वेदा के बारे में हमने पढ़ा। ऋग्वेद में पाए जाते हैं हिम्स के बारे में। हिम्स क्या होती हैं, जो गॉड की प्रेज करती हैं। सेकेंड वन इज यजुर्वेद में पाया जाता है, यजुर्वेद में पाया जाता है रूल्स के बारे में कि सेक्रीफाइस के क्या रूल्स हैं। सामा में पाए जाते हैं गानों के बारे में, मतलब चंटिंग के बारे में पाया जाता है सामावेद के अंदर। अथर्ववेद के अंदर रिचुअल परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता होता है। इनके अलावा वेदों के अलावा दूसरे भी ऐसे सेक्रेड वर्क्स थे जैसे कि ब्राह्मणा, उपनिषद, अरण्यकाश, एन एपिक, रामायण, महाभारत। मतलब कहा जाता है कि वेदा के अलावा भी कुछ ऐसे सेक्रेड बुक्स हैं जिनसे हमें वैदिक टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। द ब्राह्मण आर द ट्रीटीज रिलेटेड टू द प्रेयर एंड सेक्रीफाइस सेरेमनी। कहा जाता है कि जो ब्राह्मणा बुक्स थी उसके अंदर ट्रीटिस के बारे में लिखा गया था कि कैसे जो सेक्रीफाइस सेरेमनी की जाती है उसके लिए प्रेयर, कि सेक्रीफाइस सेरेमनी के अंदर जो प्रेयर की जाती है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो ब्राह्मणा में लिखी गई हैं। उपनिषद में लिखी गई हैं फिलोसफी। उपनिषद एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है जिसमें बताया जाता है कि ऑब्सोल्यूट क्या होती है, सोल होती है या नहीं होती, भगवान होते हैं या नहीं होते,
तो मेनली इसमें क्या बर्थ रीबर्थ होता है, कैसे हम लिबरेशन पा सकते हैं, वो सब उपनिषद में लिखी गई है, जो एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो डीलिंग करता है सोल के टॉपिक के साथ, ऑब्सोलेट के टॉपिक के साथ, वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, नेचर की। तो जो आरएनए कार बुक है, जो आरएनए कार बुक है उसे फॉरेस्ट बुक कहा जाता है। जो जो रीड्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, सेक्रीफाइस होते हैं, उनकी मिस्ट्रीज़म के बारे में ये डील करती है ये आरएनए कार बुक। द ऑथर ऑफ रामायणा वॉज वाल्मीकि। कहा जाता है कि रामायण के जो ऑथर हैं उन्हें वाल्मीकि कहा जाता है, और जो महाभारत के ऑथर हैं उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक एज को, जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। कहा जाता है कि अब हमने बताया कि आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो अर्ली वैदिक जो पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी के टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है, जिसको हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, इस ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान जो आर्यन थे वो मोस्टली इंडस रीजन्स के अंदर कन्फर्म्ड हुए थे। कहा जाता है कि जो ऋग्वेदिक पीरियड स्टार्ट होता है तब आर्यंस पीपल्स इंडिया के अंदर इंडस रिवर के पास सेटल हो चुके थे। द ऋग्वेदिक रेफर टू द सप्ता सिंधु और द लैंड ऑफ सेवन रिवर। और कहा जाता है कि जो वेद का टाइम पीरियड है, ऋग जो वेद जब स्टार्ट होता है तो लोग इंडस रिवर के पास सेटलमेंट करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनको सप्ता सिंधु रीजन्स के नाम से भी जाना जाता है। सप्ता सिंधु का मतलब होता है कि जो 7 रिवर से ढका हो, जिसमें हम बोल सकते हैं इंडस रिवर, उसकी 5 ट्रिब्यूटरी, एक सरस्वती रिवर, जिसमें अभी मैंने यहाँ पर बता भी रखा है। जिसमें हम इंक्लूड करते हैं 5 रिवर ऑफ पंजाब की, जिसका नाम है झेलम, चनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, उसके अलावा इंदस और सरस्वती। द पॉलिटिकल सोशल कल्चर लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द हिम्स ऑफ ऋग्वेदिक। The political and social and cultural life of Rigvedic people can be traced from the hymns of Rigvedic। कहा जाता है कि ऋग्वेदिक के हिम से हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोगों की पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर लाइफ किस तरीके की थी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उन पीपल्स की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। The basic unit of political organization was kula or a family. Several families joined together on the basis of their kingship to form a village of grama। इसको मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइटली सा लिखा गया है, क्लोज में छोटे सेंटेंस यूज़ किए गए, इसलिए इसको आप क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं आपके मेरे नोट से समझाती हूँ। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको इसमें बताती हूँ कि कैसे उस टाइम पीरियड के अंदर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले आते हैं कुल कौन होते हैं, मतलब एक फैमिली, उसको बोला जाता है कुल, और उस फैमिली के हेड होते हैं उन्हें कहा जाता है गृहपति। उसके बाद आते हैं विलेज आता है, और ग्रामा आता है, जिसके लीडर होते हैं ग्रामणी। मतलब एक विलेज या फिर एक विलेज होता है जो, उसको कहा जाता था ग्रामा, और उसके लीडर को कहा जाता था ग्रामणी। उसके बाद आते हैं विशु के हेड होते हैं विशापति। फिर विशु के हेड होते हैं विशापति। विशु कैसे बनता है, जब बहुत सारे ट्रेड विलेज मिल जाते थे। विशु के बाद आती है एक ट्राइब बन जाती है। तो जब विशु से एक ट्राइब बन जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा विशु जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो उनकी एक ट्राइब बन जाती है, और उन सभी ट्राइब्स, जब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से ज्वाइन होकर एक राजन बनाती है जिसे कहा जाता है किंग। तो आपको ये समझ आता होगा कि कैसे एक कुल फैमिली से एक राजन तक बन जाता है, एक सिटी बन जाती है, या हम बोल सकते हैं कि महाजनपदास बन जाते हैं जिन्हें राजन कहा जाता है। तो अब मैंने इसको समझाया है। द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिक यूनिट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कुल्ला से स्टार्ट होती है, जिसको फैमिली कहा जाता है, जिसके हेड होते हैं गृहपति। Several families join together on the basis of their kingship to form a village। जब several families join हो जाती हैं, जब एक several families का नेटवर्क बन जाता है एक सेम किंगशिप के से, तो वो क्या बनाती हैं, विलेज बनाती हैं। तो वो बनाती हैं विलेज,
और जिसे कहा जाता है ग्रामा, जिसके लीडर होते हैं ग्रामणी। उसके बाद आते हैं विशु। विशु कैसे बनता है? जब एक ग्रुप ऑफ विलेज कंस्टिट्यूट ए लार्ज यूनिट कॉल्ड विशु। जब एक विलेज दूसरा विलेज, जब एक विलेज जो उसका ग्रुप बन जाता है तो उसको कहा जाता है विशु। हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट वॉज कॉल्ड जना। जब वो एक विशु बहुत ज़्यादा ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जना बनाते हैं। तो मतलब उस विशु के अंदर पॉलिटिकल यूनिट बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है जाना, और इसे कहा जाता है ट्राइब। जब बहुत सारे सेवरल ट्राइबल जो किंगडम है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? देयर वे सेवरल ट्राइबल किंगडम ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, जैसे कि ब्रातास, नत्स्यास, यदुष, पुरुष। आपको दिख रहा होगा सेवरल ट्राइबल किंगडम इस ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान जब जॉइंट हो जाते हैं तो वो किंगडम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं। जैसे कि भरत, मत्स्य, यधुर, पुरुष। द हेड ऑफ द किंगडम वॉज कॉल्ड राजन, और इस किंगडम के जो हेड होते हैं उन्हें राजन कहा जाता है। और किंगडम जैसे हमने पढ़ा कि ये राजन है, ये जो राजन है इनके हेड को क्या कहा जाता है? इनके हेड को कहा जाता है या पूरे इनको राजन कहा जाता है, किंग कहा जाता है। द किंग वॉज असिस्टेंट बाय द पुरोहितो और ए प्रीस्ट, ए स्नाई और ए कमांडर ऑफ ए आर्मी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। कहा जाता है कि जो राजन होता है, जो राजन किंगडम बनता है पूरा एक बड़ा ज़्यादा, जिसको हम एम्पायर बोल सकते हैं, तो उस किंग के अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। जैसे कि प्रीस्ट आते हैं, उसके अंदर सेनानी आते हैं, कमांडर्स आते हैं आर्मी के अंदर, पुरोहित आते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और दो बॉडीज़ आती हैं, एक आती है सभा, दूसरी आती है समिति। जो सभा होती है, सभा क्या होती है? जब सभी एल्डर्स पीपल्स मिलकर, जैसे कि हम बोलते हैं ना एक गांव के अंदर सभी एल्डर्स पीपल इकट्ठे हो जाते हैं और डिसीजंस लेते हैं, तो वो होती थी सभा। और समिति होती है जिसके अंदर हर पीपल इंक्लूडेड होता, वुमेन्स भी इंक्लूडेड होती थी। तो ये हमने पढ़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से एक फैमिली से एक विलेज बनता है, एक विलेज से विशु बनता है, एक विशु से ट्राइब बनती है और ट्राइब से राजन बनते हैं। फिर उस राजन के अंदर जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो लोग होते हैं उसके अंदर पुरोहित इंक्लूड होते हैं, प्रीस्ट इंक्लूड होते हैं, सेनानी इंक्लूड होते हैं, कमांडर्स इंक्लूड होते हैं, और दो तरीके की बॉडीज़ आती हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, दैट इज सभा एंड समिति। सभा के अंदर आते हैं एल्डर्स पीपल्स एंड समिति के अंदर आते हैं एंटायर्स पीपल, जिसमें वुमेन्स। हमने पढ़ा कि समिति के अंदर पूरी एंटायर्स वुमेन्स भी इंक्लूडेड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड है उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी वो एक पेट्रियार्टिकल सोसाइटी थी। पेट्रियार्टिकल होता है जो ज़्यादातर मैंस को फेवर करता है, और मेट्रियार्टिकल होता है जो वुमेन्स को फेवर करता है। तो जो ये तो ऋग्वैदिक सोसाइटी एक पेट्रियार्टिकल सोसाइटी थी। जो बेसिक यूनिट आती थी सोसाइटी के अंदर वो एक फैमिली आती थी, जिसे या फिर एक फैमिली आती थी या फिर एक विलेज आता था जिसे ग्रामा कहा जाता है। और जो फैमिली के हेड होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता है। कॉमन सिस्टम ऑफ द मैरिज लाइक द मोनोगैमी, वन पर्सन, बट इन द रॉयल प्रैक्टिस पॉलीगैमी। कहा जाता है कि ज़्यादातर देखने को मिला है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो कॉमन पीपल थे, साधारण जो लोग थे, वो मोनोगैमी तरीके की शादी को अपनाते थे, जिसमें एक पर्सन की एक पत्नी होती है, उस टाइप के सिस्टम को अपनाते थे। बट रॉयल पीपल थे अर्ली वैदिक पीरियड के, जो रॉयल फैमिली थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि वो पॉलीगैमी सिस्टम को इंक्लूड करते थे, जिसमें एक पति के बहुत सारी पत्नियाँ होती थी। इस टाइप की सिस्टम को वो फॉलो करते थे। द वाइफ टुक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड पार्टिसिपेटेड। हमने पढ़ा कि जो सोशल सोसाइटी के अंदर जो वुमेन्स होती थी उनका जो स्टेटस होता था वो हाई होता था। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में ये बताया जाता है कि वुमेन्स की जो रिस्पेक्ट होती थी वो बहुत ज़्यादा की जाती थी, वुमेन्स को पार्टिसिपेट किया जाता था। तो कहा जाता था कि जो वाइफ्स होती हैं वो घरों का ध्यान रखती थी, और मेजर सेरेमनी, जितनी भी सेरेमनी सोसाइटी के अंदर होती थी, हर सेरेमनी के अंदर वो पार्ट लेती थी। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो समिति होती है
जो एक बॉडी है समिति, उसके अंदर वुमेन्स भी इंक्लूड पार्ट लेते थे डिसीजन मेकिंग पावर में। ये इस तरीके की सोशल लाइफ वो जीते थे। वुमेन वर इक्वल अपॉर्चुनिटी एज मैन फॉर देयर द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो सोसाइटी को अंदर से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए और जितनी भी उसकी स्पिरिचुअल्स चीज़ें हैं, तो उसी तरह से वुमेन्स को भी मैन की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती थी कि वो भी हिस्सा लेने के लिए रेडी हैं। देयर वर द वुमेन पोइट, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि अर्ली वैदिक कुछ टेक्सेस में पढ़ा गया है कि वुमेन्स पोइट्स भी होती थी, मतलब वो राइटिंग भी करती थी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है अपाला का, विश्वावर्रा का, कोशा का, लोपामुड्ढा। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वुमेन कुड इवन अटेंड द पॉपुलर असेंबलीज। सोसाइटी के अंदर जो पॉपुलर असेंबलीज होती थी, वुमेन उसमें भी अटेंड पार्टिसिपेट करती थी, उसको भी अटेंड करती थी। एंड देयर वॉज द नो चाइल्ड मैरिज एंड एब्सेंस ऑफ सती प्रथा। और माना जाता है कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के अंदर सोसाइटी में सती प्रथा एब्सेंट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, मतलब थी नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई थी। और चाइल्ड मैरिज को भी इतना दर्जा नहीं दिया जाता था। ये हमने पढ़ लिया कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की सोशल लाइफ सोसाइटी कैसे जीती थी और कैसी थी। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफस्टाइल, कि उन पीपल्स का इकोनॉमिक लाइफस्टाइल कैसे था। जैसे कि हम पता है कि जो आर्यन पीपल हैं वो एक पोस्टरल पीपल हैं, नोमेडिक पीपल हैं, कैटल को रेयरिंग करवाते हैं। व्हेन दे परमानेंट सेटल इन ए नॉर्थ इंडिया दे बिगन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। जब वो इंडिया की नॉर्थ इंडिया के अंदर परमानेंट सेटल हो चुके थे अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में, जो वो पंजाब प्लेन एरिया में सेटल हो चुके थे, तब उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया था। और वो आयरन हम कहते हैं कि जो आयरन एज पीरियड जो होता है उसके अंदर वैदिक पीरियड आता है, तो वो लोग आयरन का यूज़ करना लग गए थे। एंड कारपेंटर प्रोड्यूस चिरियोट्स एंड ए प्लग्स। और जो कारपेंटर्स होते थे वो रथ, चिरियोट्स जो होती हैं, प्लग्स होती हैं, इन सबको बनाते थे। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में टूल्स की नीड्स होती हैं उन सबको कारपेंटर्स बनाते थे। और जो वर्कर्स होते थे वो वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के आर्टिकल्स बनाते थे कॉपर की मदद से, कॉपर के मटेरियल से, ब्रॉन्ज के, आयरन से। और जो स्पिनिंग करते थे वो एक अनदर एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, जो कॉटन और वुलन फैब्रिक बनाते थे। तो स्पिनिंग जो वर्कर होते थे वो कॉटन की, वुलन के अलग अलग फैब्रिक्स को बनाते थे। गोल्ड स्मिथ्स ऑर्नामेंट्स बनाते थे गोल्ड के। और जो पॉटर होते थे वो पॉटरीज बनाते थे, पॉटरीज के अलग अलग वैसल्स बनाते थे, जिन वैसल्स को वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते थे, मतलब कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, फूड स्टोरेज के लिए जिसको यूज़ करते थे, इस टाइप की। एंड ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द रिवर। ट्रेड एक दूसरी इम्पॉर्टेंट उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। और वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को रिवर का यूज़ करते थे, रिवर का यूज़ करते थे। और इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता था उनका रिवर होता था। मान जाता था कि वो सोसाइटी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे वो बार्टर सिस्टम के थ्रू करते थे, जिसमें गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद निशाकाज यूज़ होने लग गए, मतलब गोल्ड के कॉइन है, उनको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए गोल्ड का कॉइन यूज़ होने लग गया, जिसको निशाकाज कहा जाता है। तो हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया कि अर्ली वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ क्या होती है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ क्या होती है, और इनकी इकोनॉमिक लाइफ किसके ऊपर डिपेंड होती थी, और वुमेंस का कितना पार्टिसिपेट होता था सोसाइटी के अंदर, वुमेंस की कितनी रिस्पेक्ट होती थी, उनका कितना स्टेटस होता था। और कोई भी सती प्रथा नहीं होती थी, कोई भी चाइल्ड मैरिज वगैरह नहीं होती थी। अब हम पढ़ते हैं रिलीजन के बारे में, कि वो अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो कौन से रिलीजन को मानते थे, किस टाइप का रिलीजन जीते थे। द ऋग वैदिक आर्यंस वर्शिप द नेचुरल फोर्सेज लाइक द अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर। माना जाता है कि जो ऋग वैदिक पीपल्स के जो लोग थे आर्यंस, वो ना नेचुरल जो फोर्सेस होती हैं उनकी पूजा करते थे, जैसे कि अर्थ की पूजा करते थे, फायर की पूजा करते थे, विंड की, रेन की, थंडर की। They personified these natural forces into many gods and worship them. और वो जो लोग थे वो नेचुरल फोर्सेस को गॉड मानते थे और उनकी पूजा करते थे, उन्हें पर्सोनिफाइज करते थे, मतलब नेचुरल फोर्सेस को गॉड के रूप में देखकर उनकी पूजा करते थे। उनके जो इम्पोर्टेंट गॉड, ऋग्वैदिक पीरियड के जो इम्पोर्टेंट गॉड्स थे वो है पृथ्वी, जिसे अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी जिसकी अर्थ की पूजा, अग्नि जिसे फायर कहा जाता है, फायर की पूजा,
वायु जिसे विंड कहा जाता है, हवा की पूजा। वरुणा जिसे रेन कहा जाता है, रेन की पूजा। इंद्रा जिसे थंडर कहा जाता है, थंडर की पूजा। हम बात करते हैं इंद्रा। माना जाता था कि जो इंद्रा की पूजा है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर पूजा होती थी अग्नि की पूजा से। अग्नि तो एक इंटरमीडिएटर का काम करती थी। गॉड और पीपल के बीच में अग्नि की जो पूजा होती थी वो एक इंटरमीडिएटर पूजा होती थी, और इंदिरा पूजा सबसे पॉपुलर पूजा होती थी ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में। वरुणा जिसे हम बोलते हैं रेन, वो एक नेचुरल ऑर्डर होता था। फीमेल गॉड के अंदर वो अदिति और उषा की पूजा करते थे। माना जाता था कि कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होती थी, मतलब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और कोई भी टेम्पल नहीं था, कोई भी आइडियल वर्शिप नहीं होती थी, कोई भी टेम्पल नहीं था। सिर्फ वो ऑफरिंग के अंदर, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रसाद के अंदर, वो नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते करते ऑफरिंग में वो घी चढ़ाते थे, मिल्क चढ़ाते थे, ग्रेन चढ़ाते थे ऑफरिंग में, और रिचुअल को एक एलोब्रेट तरीके से प्रेयर करते थे। तो ये था उनका टाइम पीरियड। तो ये हमने सारा पढ़ लिया उनके बारे में। हमने पढ़ा कि वैदिक कल्चर क्या होता है, कैसे हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ। मैं आपको थोड़ा सा स्पीड्स में बता देती हूँ कि हमने अब इस वीडियो में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ, इंडो आर्यन पीपल इंडिया में आए, वो नॉर्थ पंजाब रीजन प्लेन एरिया में सेटल होते हैं, धीरे धीरे करके वो हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन तक सेटल हो जाते हैं। उनका ओरिजिन होम डिफरेंट स्कॉलर्स क्या बताते हैं क्या नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा लिटरेचर के बारे में। उसके बाद हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ऋग्वेदा पढ़ा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, और ऋग्वेदिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यजुर्वेद के अंदर क्या होती हैं, सामवेदा के अंदर क्या होती हैं, अथर्ववेदा के अंदर क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि मतलब ऋग्वेदिक टेक्सेस के अलावा भी और टेक्सेस है जहाँ से हमें वेदा के बारे में पता चलता है। उसके बाद हमने अर्ली वैदिक पीरियड की शुरुआत करी थी कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, वुमेंस की कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी जीते थे वो, उनका रिलीजन क्या था, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में। माना जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 1000 BC से लेकर 600 BC के टाइम पीरियड के बीच में होता है, और जो अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 1500 BC से लेके 1000 BC के टाइम पीरियड में होता है, और जो लेटर वैदिक का पीरियड स्टार्ट होता है वो 1000 BC से लेके 600 BC के टाइम पीरियड के बीच में होता है। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हमने पढ़ा कि जो आर्यन पीपल्स थे ना वो पहले सिर्फ पंजाब के प्लेन एरिया में सेटल हुए थे और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सेटल हुए थे। धीरे धीरे ये जो लोग थे आर्यन पीपल वो इंडिया के ईस्टर्न एरिया के अंदर, मतलब इंडो गैंगेटिक रीजन जो आता है उस एरिया के अंदर घिसकते जा रहे थे। साथापथा ब्रह्मणा रेफर टू द एक्सपेंशन ऑफ आर्यन टू द ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन। तो पहले जो लोग थे वो वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन पे सेटल थे। अब जो साथा प्रथा जो ब्रह्मणा एक टेक्स्ट है जहाँ से हमें पता चलता है कि जो आर्यन पीपल्स थे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर वो ईस्टर्न गैंगेटिक रीजन के अंदर फैलते जा रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था इस टाइम पीरियड के अंदर, वो ये थे कि सोसाइटी के अंदर एक कुल्ला फैमिली से बड़े बड़े किंगडम बन चुके थे सोसाइटी में। And the later Vedic texts also refer to the 3 division of India। तो लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर इंडिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। नॉर्थन रीजन को आर्यावर्ता कहा जाता था, सेंट्रल इंडिया को माध्य देशा कहा जाता था, और साउथन को दक्षिणी पंथ कहा जाता था। तो ये चीज़ इंडिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं, जस्ट वेट। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कि लेटर वैदिक पीरियड में पहली पॉलिटिकल लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पहली पॉलिटिकल लाइफ में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए प्रिस्ट भी आते हैं, पुरोहित भी आते हैं, स्नेही आते हैं, कमांडर आते हैं, द बॉडी आती है, सभा और समिति।
आपकी पॉलिटिकल लाइफ में क्या क्या आता है। तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो लार्ज किंगडम थे वो सोसाइटी के अंदर फॉर्म्ड हो गए थे, मतलब बड़े बड़े किंगडम बन गए थे जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। जैसे कि बहुत सारे जो जना ट्राइब थी वो एग्लोमलेट हो गई थी जनपदाज में। तो जब बहुत सारी ट्राइब एक साथ जुड़ जाती हैं तो वो जनपदाज को बनाती हैं, राष्ट्रास को बनाती है। इसलिए द रॉयल पावर इंक्रीज इन द साइज ऑफ किंगडम। और जो सोसाइटी की रॉयल पावर होती है वो किंगडम्स के हाथ में बढ़ जाती है। जैसे जैसे साइज किंगडम का साइज बढ़ रहा था वैसे वैसे उनकी पावर्स भी बढ़ रही थी। द किंग परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल एंड सेक्रीफाइस टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। और जो किंग होते थे वो अलग अलग सेक्रीफाइस करते थे, रिचुअल परफॉर्मेंस करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी पावर को स्ट्रेंथ देने के लिए, अपने किंगडम को एक स्ट्रेंथ और हेल्थी बनाने के लिए वो अलग अलग सेक्रीफाइस करते थे, रिचुअल परफॉर्मेंस करते थे। राजशुआ करते थे। राजशुआ क्या होता है, कंसेंट्रेशन सेरेमनी करते थे। ऐश्वमेधा करते थे, मतलब हॉर्स सेक्रीफाइस करते थे। वज पेया होता है, मतलब चिरियोड रेस करवाते थे। और अपने आप को कैसे कैसे टाइटल देते थे वो जो राजा होते थे वो अपने आप को अलग अलग टाइटल से देते थे। कहते थे कि मैं एक रात हूँ, एक इकरात, राजा विश्वा राजना, सम्राट हूँ, अहिला भुवना पथी हूँ, मतलब लॉर्ड ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ का लॉर्ड हूँ। इस टाइप के वो अपने आप को अलग अलग टाइटल देते थे। अब पढ़ेंगे हम इन द लेटर वैदिक पीरियड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिसर वर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन इन एडिशन टू द एग्जिस्टेंट ऑफ पुरोहित स्नेही ग्रामणी। हमें पता है कि लेटर वैदिक हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो एडमिशन को चलाते हैं वो मेनली स्नेही होते हैं, ग्रामणी होते हैं, पुरोहित होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, कमांडर होते हैं। अब के मतलब लेटर वैदिक पीरियड टाइम पीरियड में अलग अलग ऑफिसर्स इंक्लूड हो गए थे। जैसे कि एक टैक्स कलेक्टर हो गया था, रॉयल मैसेंजर हो गया था, ट्रेजरी ऑफिसर हो गया था जो खान पान को संभालता था। इस टाइप के ऑफिसर्स आ गए थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। एट द लोअर लेवल द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड बाय द विलेज असेंबली। और कहा जाता था कि लोअर लेवल मतलब हर विलेज के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था जिसको विलेज असेंबली संभालती थी। और इम्पोर्टेंट समिति सभा वॉज डिसमिस्ड। अब पहले जो समिति और जो सभा टू बॉडी होती थी ना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिसीजन मेकिंग पावर सोसाइटी में लोअर लेवल एरिया में संभालती थी सभा और समिति, और जो वुमेन्स का पद था समिति के अंदर वो सब कुछ डिसमिस हो गया था लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आते आते। और विलेज के अंदर एक असेंबली को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, वो इकोनॉमिक लाइफ में क्या हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग थे उसमें अलग अलग अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में हमने लोगों के बारे में पढ़ा था कि वर्कर थे, स्पिनर थे, गोल्डस्मिथ थे, पॉटरी थे, बाटर सिस्टम को यूज़ करते थे। बाद में धीरे धीरे वो निशा कास्ट को यूज़ करने लग गए, आयरन का यूज़ करते थे। परमानेंट सेटलमेंट होने के बाद वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए थे। पर लेटर वैदिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, आयरन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस पीरियड के अंदर यूज़ हो रहा था। और जो लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट को काटते जा रहे थे, उसको क्लीन करते जा रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है उसे कल्टीवेट बना रहे थे। मतलब एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड कर रहे थे और उसको फॉरेस्ट से हटा रहे थे। एग्रीकल्चर एक चीफ ऑक्यूपेशन बन गया था उन लोगों के बीच में। Improved type of implement were used for cultivation. Improved type of implement were used for cultivation. वो improve type की implement करते थे, मतलब एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन के लिए वो अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी को अपनाते थे ताकि जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। इनके अलावा वो बार्ली, राइस, वीट इन टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करवाना स्टार्ट कर चुके थे। नॉलेज ऑफ मैन्योर वॉज अनदर इम्प्रूवमेंट। और लोगों के अंदर जो नॉलेज आ गई थी टेक्निक के बारे में, नेचर के बारे में, वो भी एक दूसरी उनकी इम्प्रूवमेंट थी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। तो बिकम आर वैरिड
एंड देयर वाज ए ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। माना जाता था कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आते आते जो इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा वैलिड हो गई थी, और ग्रेटर उसमें स्पेशलाइजेशंस देखने को मिली। जैसे कि मेटल वर्कर आ गए थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मेटल वर्कर आ गए थे, लेदरर वर्कर आ गए थे, कारपेंटर्स थे, पॉटरी वाले थे, ग्रेट प्रोग्रेस कर रहे थे। इंटरनल और फॉरेन ट्रेड भी एक एक्सटेंसिव बन चुका था इस टाइम पीरियड के अंदर। इंटरनल और फॉरेन ट्रेड भी इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बन चुका था। The later Vedic people were familiar with the sea and they trade with the countries like the Babylon। कहा जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड टाइम पीरियड के अंदर जो लोग थे और जो फैमिलीज थी वो ट्रेड एक्टिविटी भी करती थी, ट्रेड करती थी दूसरी कंट्रीज़ के साथ। लाइक एग्जांपल दिया बैबलोन कंट्री। ए क्लास ऑफ हेरिडिटी मर्चेंट वनिया एंड भनिया एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। और कहा जाता है कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर आते आते जो हेरिडेड मर्चेंट्स क्लास होते थे उनको अलग अलग कम्युनिटी में डाल दिया जाता था, जिन्हें कहा जाता था बनिया लोग हैं, ये वनिया हैं, जो एक मर्चेंट्स थे। एंड वेश्या जो थे ट्रेड और कॉमर्स कैरी कर चुके थे। तो मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो वेशन पीपल्स थे जो ट्रेड और कॉमर्स करते थे वो कैरी कर रहे थे। दे ओरिजिनेट दैमसेल्फ इनटू ए गिल्ड एंड नोन एज गना। और जो वेशन पीपल्स थे जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे, मर्चेंट्स होते थे, तो जब एक मर्चेंट्स का ग्रुप इंक्लूड हो जाता था तो वो अपने एक ग्रुप को नाम दे देते थे गिल्ड्स, जिन्हें गना भी कहा जाता है। गिल्ड्स और गना भी जिन्हें कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में ही धीरे धीरे निशाकाज यूज़ होने लग गए थे बार्टर सिस्टम के बाद। निशाकाज यूज़ होने लग गए थे बार्टर सिस्टम के बाद। और ऋग वैदिक पीरियड के अंदर जो निशाकाज के अलावा जो और भी गोल्ड और सिल्वर जो कॉइन थे, जिसे सातामाना कहा जाता था, कृष्णाला कहा जाता था, वो इन्हें भी एक मीडियम की तरह यूज़ किया जाता था। अब लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली चेंज आ गया था। पहले हमने देखा कि सोशल लाइफ के अंदर वो जो लोग थे वो वुमेन्स को दर्जा देते थे, वो एक साधारण ज़िंदगी जीते थे, इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण एक्टिविटीज़ नहीं करते थे। नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे और ऑफरिंग करते थे घी का, मिल्क का, इस टाइप का। बट लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर जो वैदिक कल्चर है वो वैदिक कल्चर के अंदर जो सोशल लाइफ थी लोगों की वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। कैसे? इन द फैमिली द पावर ऑफ फादर इंक्रीज्ड। अब माना जाता है कि फैमिली के अंदर फादर की पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो गई थी। और सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण्स ने सोसाइटी को एक कास्ट सिस्टम के बेस पे 4 वर्णा के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, फिर आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्यास, फिर आते हैं शूद्रास। जिसमें माना जाता है कि जो ब्राह्मण्स हैं उसके अंदर सारे प्रिस्ट पीपल्स आएंगे और वो सब प्रिस्ट पीपल आएंगे। क्षत्रिय के अंदर वॉरियर्स आएंगे, वैश्य के अंदर सारे ट्रेडर कॉमर्स आएंगे, क्राफ्ट पर्सन आएंगे, मर्चेंट्स आएंगे, और शूद्रा के अंदर सबसे लोअर क्लास आएगी, दैट इज़ द सर्वेंट, फॉर्म वर्कर। और माना जाता है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रियास हैं वो सबसे प्रिविलेज्ड, हाई प्रिविलेज्ड को एंजॉय करते थे और लोअर क्लास को डिनाई करते थे, मतलब एक्सप्लॉइट करते थे। और माना जाता है कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आते आते वुमेन्स की रिस्पेक्ट, उनकी पोजीशन, उनके पॉलिटिकल राइट्स बिल्कुल ही कम कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। तो वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल राइट्स को लॉस्ट कर दिया था। पहले जो असेंबलीज में पार्टिसिपेट करती थी वो पार्टिसिपेट अब नहीं कर सकती। चाइल्ड मैरिज सोसाइटी में कॉमनली स्टार्ट हो गया, मतलब कॉमन हो गया था चाइल्ड मैरिज करना तो सोसाइटी में। इत्रिया ब्रह्मणा के अकॉर्डिंग एक डॉटर को डिस्क्राइब किया जाता था सोर्स ऑफ मिसरली। मतलब एक इत्रिया ब्रह्मणा एक बुक है जहाँ से हमें पता चलता है कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड में वुमेन्स की जो पोजीशन थी उसको एक सोर्स ऑफ मिसलरी माना जाता था। मिसलरी का मतलब होता है कि सोर्स ऑफ सैडनेस
मतलब वुमेन का पैदा हो जाना सैडनेस बात है एक फैमिली के लिए, इस टाइप का लेटर वैदिक पीरियड में हो गया था। वुमेन इन द रॉयल हाउस होल्ड इंजॉय द सर्टन प्रिविलेज, बट हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिली है कि जो वुमेन्स रॉयल हाउस की जो वुमेन्स होती थी, जो अच्छे घरों की वुमेन्स होती थी, रिच फैमिलीज़ की वुमेन्स होती थी, वो कुछ सर्टन प्रिविलेज को भी इंजॉय करती थी, बट जो कॉमन पर्सनस की वुमेन्स होती थी उनको बहुत लो देखा जाता था। अब वो किस टाइप के रिलीजन एक्टिविटीज़ में जीते थे, क्या रिलीजन एक्टिविटीज़ करते थे। गॉड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड लाइक द इंद्रा अग्नि लॉस देयर इम्पोर्टेंस, और माना जाता है कि हमने देखा था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो गॉड्स थे, जैसे कि इंद्रा अग्नि और रेन की पूजा करना, पृथ्वी की पूजा करना, ये सब उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया। द फ्लोविंग गॉड बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो गॉड थे वो प्रजापति बन गए। प्रजापति कहा जाता था द क्रिएटर को, विष्णु कहा जाता था प्रोटेक्टर को, रुद्रा कहा जाता था डिस्ट्रॉयर को। Sacrifice were still important, ritual connected with them become more elaborate. माना जाता था कि रिलीजन के अंदर जो सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस होती थी वो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और जो रिचुअल्स थी वो कनेक्ट करती थी, और जो रिचुअल्स थी वो कनेक्ट करती थी, बट वो एक एलोबरेट तरीके से रिचुअल प्रैक्टिस होने लग गई। सेक्रीफाइस एक एलोबरेट तरीके से होने लग गया। वो कैसे? Sacrifice were still important and ritual connected with them become more elaborate. कैसे? अब पहले जो लोग थे वो प्रेयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, सेक्रीफाइस को कम देते थे। अब जो अर्ली लेटर वैदिक पीरियड के अंदर प्रेयर की इम्पॉर्टेंट कम हो गई और सेक्रीफाइस की इम्पॉर्टेंट बढ़ गई। प्रीस्टहुड बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बन गया था, एक हेरिडिटरी वन बन गया था। तो कहा जाता है कि जो प्रीस्टहुड है, मतलब जो पंडित जैसे कहते हैं वैसा ही सेक्रीफाइस किया जाए सोसाइटी में, जैसा वो ऑफरिंग कहेंगे कि ये ऑफरिंग कर सकते हो तुम सेक्रीफाइस के अंदर, वो ऑफरिंग किए जाए। तो एक तरीके से प्रीस्टहुड एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया था सोसाइटी के अंदर, भगवान को मानने का भी, जो एक कॉमन पीपल के लिए उस टाइप के प्रीस्टहुड सिस्टम को फॉलो करना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, हर फैक्टर से डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि ये साधारण पीपल इस तरीके की रिलीजन एक्टिविटी नहीं कर सकता, उसके लिए वो एक एक्सपेंसिव हो जाती है। सो द फॉर्मूला फॉर द सेक्रीफाइस वर द इन्वेंटेड एंड एलोबरेटेड बाय द प्रिस्टली क्लास। इसलिए कहा जाता है कि जो लेटर वैदिक पीरियड में जो रिलीजन के अंदर जो प्रिस्टहुड बढ़ गया था, तो जो प्रिस्टली क्लास हुई थी उन्होंने सेक्रीफाइस के फॉर्मूलाज बहुत अलग तरीके से बढ़ा दिए कि तुम्हें सेक्रीफाइस इसलिए करना है तो तुम्हें ये चीज़ें चाहिए होंगी, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। इसीलिए टूवर्ड द एंड ऑफ दिस पीरियड देयर वॉज ए ग्रेट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द प्रिस्टली डोमिनेंस, अगेंस्ट द सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स। इसीलिए जब ऐसे टाइप का सोसाइटी के अंदर सिस्टम आने लग गया ना, तो लोग इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लग गए। तो इसीलिए इस पीरियड के एंड में आते आते स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, मतलब जो प्रिस्टली डोमिनेंस था सोसाइटी के अंदर उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने लग गए लोगों के प्रति। सेक्रीफाइस और रिचुअल परफॉर्मेंस जैसा प्रिस्टहुड कह रहे थे वैसे करो, उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा, तो लोग बहुत ज़्यादा इस टाइप की भगवान को मानने की जो उनकी इच्छा थी, इस टाइप की पूजा को वो इनकार कर रहे थे। और धीरे धीरे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म धर्म, मतलब लोग ब्राह्मण के ऑर्थोडॉक्स जो कॉम्प्लेक्स पूजा प्रेयर करने का, सेक्रीफाइस करने का जो सिस्टम था, उसको मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणिज़्म जैनिज़्म जैसे धर्मों को फॉलो करना चाह रहे थे। ऑल्सो ऑथर ऑफ द उपनिषद विच इज़ ए एसेंशियल हिंदू फिलोसफी, जो उपनिषद हमने देखा कि एक हिंदू फिलोसफी है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गई। टर्न अवे फ्रॉम द यूजलेस रिचुअल्स एंड डिसिस्टेड ऑन ए ट्रू नॉलेज फॉर द पीस एंड सल्वेशन। तो लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणिज्म जैनिज्म जैसे धर्मों को अपनाने लग गए वो, क्योंकि जो जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म धर्म एक ऐसा धर्म था या फिर एक ऐसी मतलब नॉलेज देता था, वो कहता था कि तुम ऐसी जो यूजलेस रिचुअल परफॉर्मेंस है, जैसे ब्राह्मण्स कहते हैं, जिसका कोई रीज़न नहीं है,
और ऐसे ही कहने पे उनकी पूजा की जा रही है। तो लोग उस यूज़लेस रिचुअल से छुटकारा पाना चाहते थे। उसकी जगह पे वो सही नॉलेज को जानना चाहते थे पीस के बारे में, कि पीस कैसे पाया जा सकता है एक लाइफ के अंदर, रीबर्थ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, सैल्वेशन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए लोग ब्रह्मनिज्म और जैनिज्म धर्म को अपनाने लग गए। अब हमने एक छोटा सा मैंने यहाँ पे डिफरेंस बना दिया है कि लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस था एक्चुअली। माना जाता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो कास्ट सिस्टम था वो एक फ्लेक्सिबल था। मतलब उसमें कास्ट सिस्टम को इतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था। तब कोई ब्राह्मणिज्म, क्षत्रियाज, वैश्य, शूद्राज जैसी चीज़ें नहीं थी। सोसाइटी एक मिल बांट की हारमोनी में रहती थी। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था वो एक रिज्ड बन गया था, एक मतलब इम्पॉर्टेंट बन गया था, डोमिनेंस कर लिया था कास्ट सिस्टम ने। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड में उसमें लोगों के बीच में हारमोनी थी, कोई अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में अनटचेबिलिटी सिस्टम आने लग गया, चाइल्ड मैरिज आने लग गई, इधर नहीं थी। वुमेंस को हाई पोजीशंस में रखा जाता था, यहाँ नहीं रखा, लेटर वैदिक पीरियड में नहीं रखा जाता। यहाँ पे जो किंगशिप थी वो एक फ्लूइड थी, मतलब किंगशिप एक मॉरल बेसिस के ऊपर होती थी। यहाँ पे जो किंगशिप होगी वो एक सॉवर्निटी बेसिस पे होने लग गई। यहाँ पे जो पोस्चर था, नोमेडिक पीपल्स, अर्ली वैदिक पीरियड में लोग थोड़े नोमेडिक थे, पेस्चर्स को ढूंढते थे। यहाँ पे बिल्कुल एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन बन गया था, सेटल्ड बन गए थे। यहाँ पे लोग बाटा सिस्टम का यूज़ करते थे। तब एक निशा कास्ट कॉइन होता था, बट इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं होता था, बाटा सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता था। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर नए कॉइन आने लग गए, गोल्ड और सिल्वर। तो अर्ली वैदिक पीरियड हमें ऋग्वेदा से पता लगता है, लेटर वैदिक पीरियड हमें यजुर्वेदा, समावेदा, अथर्ववेदा से पता लगता है। तो यजुर, समा और अथर, इन 3 वेदा से के बारे में हमें लेटर वैदिक पीरियड से पता लगता है। तो ये था मेरा डिफरेंस अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1500 BC से 1000 BC के बीच में, इसका 1000 BC से 600 BC के टाइम पीरियड में। ओके, तो ये इस पूरी वीडियो में हमने आज कवर करा ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, और जिसके दो डिवाइड्स हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पढ़ी, पॉलिटिकल लाइफ पढ़ी, सोशल लाइफ पढ़ी, इकोनॉमिक पढ़ी, रिलीजन पढ़ी। उसी तरह से हमने लेटर वैदिक पीरियड में भी उनकी पॉलिटिकल पढ़ी, रिलीजन पढ़ी, इकोनॉमिक पढ़ी, सोशल लाइफ पढ़ी। फिर बाद में हमने कॉन्क्लूज़न में उनका डिफरेंस भी देखा। सो ये कंप्लीट हो गई मेरी वैदिक पीरियड का चैप्टर।